नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 88 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं और 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। तो आपको ये बताएं कि एक सीट को अभी भी कांग्रेस की तरफ से होल्ड रखा गया है। निशा बांगरे का इस्तीफा नहीं होने से सीट होल्ड रखी जा रही है। आमला सीट पर उम्मीदवार की घोषणा अभी भी बाकी है। लिस्ट के दौरान 88 नाम शामिल, आमला सीट अभी भी होल्ड। निशा बांगरे का जो मुद्दा मध्य प्रदेश में आपने देखा, अब लगातार बढ़ता हुआ इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। अभी भी कांग्रेस को आस है कि अगर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो हो सकता है कि आमला की तरफ से वही नाम हो। हालांकि कांग्रेस के तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर इस सीट को लेकर कुछ नहीं कहा गया। 88 उम्मीदवार, कई प्रमुख चेहरे शामिल, कुछ ऐसे लोगों को टिकट जिन्होंने पहले भी चुनावी मैदान में अपना हाथ आजमाया। भोजपुर राजकुमार पटेल, साक्षी जीसी गौतम, कुरवई रजनी अहिरवार को दिया गया है सीट। सिरोंज ज्ञानेंद्र रघुवंशी, भोपाल उत्तर आतिफ अकील, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं उन सीटों के। इसमें कुछ ऐसे नेताओं को भी जगह जो इस बार चुनावी मैदान में पहली बार अलग अलग क्षेत्रों से खड़े हो रहे हैं, और कुछ ऐसे नाम, ज्यादातर ऐसे नाम जिन्हें पिछले साल भी टिकट दिया गया, पिछली बार भी टिकट दिया गया और एक बार फिर से चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से। तो इस बार कांग्रेस ने हम कह सकते हैं कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। बहुत पुराने चेहरे भी शामिल हैं तो कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं। जैसा कि आपको बता रहे हैं, सांची से जीसी गौतम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भोपाल दक्षिण की बात करें तो पीसी शर्मा, गोविंदपुरा की बात करें तो फिर रविंद्र साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हुजूर की बात करें तो नरेश ज्ञानचंदानी को उतारा गया है। पिछवाड़ से शैलेंद्र को उतारा गया है, शैलेंद्र पटेल को। मानपुर से तिलकराज सिंह को, और इसी के साथ मुरवाड़ा से मिथिलेश जैन को उतारा गया है। बहुरीबंद से सौरभ सिंह को उतारा गया है। ये कुछ हॉट सीट और इनके नाम आपको बता रहे हैं। गदरवाड़ा से सुनीता पटेल को उतारा गया है और चुरई से सुजीत मीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सौसर से विजय चौरे को उतारा गया है चुनावी मैदान में। हालांकि देखिए आप किस तरीके से 88 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद एक तरफ जश्न का माहौल कांग्रेस पार्टी में नजर आया, तो दूसरी तरफ कई दावेदार ऐसे भी हैं जिनके नाम नहीं थे लिस्ट में, तो मायूसी उनके वहां भी देखने को मिली। तो दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल अंशिका, और ये मुझे लगता है कि लाजमी भी है। ये हर बार ही चुनाव में देखने को मिलता है। किसी एक कोई टिकट दिया जा सकता है, कमलनाथ की तरफ से पहले भी कहा गया। प्रबल दावेदार को चुनावी मैदान में उतारने की हम कोशिश करते हैं, ये कई बार बड़े नेता भी स्पष्ट कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण सीटें मध्य प्रदेश की, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन है ये डिस्प्ले में आप लगातार देख भी रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के उस उत्साह को भी आप देखिए, जिसमें ये स्पष्ट होता है कि सशक्त बनाने की कवायद चलती आ रही है कांग्रेस को। आने वाले समय में नाराजगी आगे ना बढ़े, ये कवायद भी पार्टी की तरफ से इस लिस्ट के जरिए की गई है। 12.6% महिलाओं को इस बार टिकट अभी तक के ऐलान सीटों में। निशा बांगरे अगर होती हो सकता है थोड़ा बहुत ही परसेंटेज बढ़े भी। हालांकि आमला सीट अभी भी होल्ड है। निशा बांगरे का मुद्दा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से शायद बढ़ाने की कोशिश भी इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि 88 उम्मीदवारों का ऐलान करना और बस महज एक सीट छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, और अभी इंतजार है एक और सीट को लेकर भी कि कब उस पर निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस वॉर रूम में बैठकों का दौर हमने देखा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से कई बार मीटिंग बुलाई गई और अब 88 नामों के ऐलान कर दिए गए हैं। 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान फाइनली हो गया है। अब ये देखना होगा कि आखिर चुनावी मैदान में ये दावेदार जो हैं वो किस तरीके से अपना दम दिखाएंगे, ये उम्मीदवार किस तरीके से अपना दम दिखाएंगे, क्योंकि बहुत भरोसा पार्टी ने इन पर किया है। तो जश्न का माहौल, पटाखे जलाए गए और कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह। जितने भी नामों का ऐलान किया गया उनके समर्थकों में खुशी है। तो कुछ को उम्मीद थी कि उन्हें मौका मिलेगा और जब उनके नाम लिस्ट में आए सामने तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से खुशी से झूम रहे हैं। उम्मीदवार के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं जो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। एक और महत्वपूर्ण बात अंशिका, एनपी प्रजापति बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बढ़ रही थी, बीते दिनों इस तरह की खबरें थी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से 88 प्रत्याशियों में
एनपी प्रजापति का नाम सामने आना बहुत महत्वपूर्ण ये चीज, आप रणनीति भी इसे कह सकते हैं कांग्रेस की। हो सकता है जिस तरह से बताया जाता है कि मीडिया पर नजर रखी जाती है, अटकलों को जितनी भी हवा दी गई हो सकता है कांग्रेस के कान में भी बात पड़ी हो। एनपी प्रजापति को टिकट मिलना, निराशा इसी बात को लेकर थी कि कांग्रेस में टिकट पक्का नहीं मिल रहा था। डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी, 3 प्रत्याशी बदले हैं पहली लिस्ट के। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट है। गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति को मौका मिला है, जिस बारे में चर्चा कर रही हूं। और अन्य सीटों को लेकर भी इसी तरह की जानकारी। खातेगांव दीपक जोशी के नाम ये सीट, इन्हें लेकर भी यही खबरें थी। बीजेपी में शामिल होने का मूड बना रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया। डैमेज कंट्रोल जिसे आप कहते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने देखा है किस तरीके से कांग्रेस से नाराज हुए चेहरे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे। सिद्धार्थ तिवारी इसका बड़ा एग्जाम्पल है। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा वहां पर मौजूद थे। अशरफ काजमी हमारे संवाददाता और शैलेंद्र चौहान साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अशरफ, 88 उम्मीदवारों के नामों का फाइनली ऐलान हो गया है, इस लिस्ट को कैसे देखा जाए? और फिर एक नाम आमला सीट से अभी भी पेंडिंग है। देखिए, ये कांग्रेस की बहुत सदी हुई सूची कह सकते हैं आप, कि जो उन्होंने अपने चुनाव में की बिसात बिछाई है। तमाम उम्मीदवार घोषित कर दिए, 230 सीटें थी, 229 उम्मीदवार घोषित कर दिए, और एक आमला की जो सीट है वो बस थोड़ा सा जो तकनीकी अड़चने होती हैं इस वजह से, जिस दिन उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो उनकी सीट डिक्लेयर कर दी जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास समय है। 21 तारीख से नामांकन शुरू होगा, 30 तारीख तक नामांकन है, तो थोड़ा सा इंतजार करने की स्थिति में है। बाकी कांग्रेस ने अपनी पूरी बिसात बिछा दी है, सभी उम्मीदवारों को उतार दिया है, और कई ऐसे सीट्स हैं जहां पे नाम बदले भी गए हैं, विधायकों को भी टिकट काटे गए हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने सिर्फ जो देखा है कि कौन जीत सकता है, जनता की आवाज बन सकता है, और मजबूत दावेदार कौन है। सर्वे में किसकी स्थिति ज्यादा अच्छी थी वो है। अब भोपाल शहर से, पुराने भोपाल से आरिफ अकील ने अपने बेटे आतिफ को चुनाव मैदान में उतारा है, तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे अपनी लेगेसी को, जो उनकी पारंपरिक सीट है या जो वो चाहते हैं कि परिवार के लोग रहें, उन्हीं को आगे बढ़ाया। उन्होंने खुद टिकट नहीं लिया, अपने बेटे के लिए ले लिया। इसी तरह से आप सागर में देखेंगी, वहां पे परिवार ही के लोग लड़ रहे हैं, एक जगह बहू हैं, एक जगह जेठ हैं, दूसरी तरफ आप नजर आएंगी कि चाचा भतीजे भी, तो परिवार के लोग भी आमने सामने भी हैं, और अपने परिवार के सदस्यों को बाप ने बेटे के लिए अपनी सीट छोड़ी है, उनको आगे बढ़ाया है, जिनका राजनीतिक जो सफर है या उसका भविष्य है उसको संवारने का काम किया है। इसलिए अशरफ, बहुत ही ठीक शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, सदी हुई सीट जिसे आप कह सकते हैं। शैलेंद्र की ओर भी रुख करूंगी। शैलेंद्र, सीट में डैमेज कंट्रोल की स्थिति, दीपक जोशी को टिकट देना, एनपी प्रजापति को टिकट देना, कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट करता है कि कहीं कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को ने एक तरह से देखा जाए तो प्रेशर पॉलिटिक्स पर भी बड़ा ध्यान दिया है। एनपी प्रजापति और शैलेंद्र पटेल, ये दो नाम बड़े 3 दिनों से चर्चा में थे कि ये दोनों नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। एनपी प्रजापति इसलिए बड़ा चेहरा है क्योंकि उनका जो गोटेगांव से टिकट काटा गया था, उनकी जगह शेखर चौधरी को टिकट दिया था, तो वहां पर ये अटकलें थी। एनपी प्रजापति कांग्रेस से बीजेपी जा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित ही कांग्रेस के लिए एक झटका होता, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष भी थे, लगातार जीतते भी रहे हैं और वहां के बड़े नेता हैं बुंदेलखंड। तो अचानक से वहां पर कल कांग्रेस ने सदा हुआ निर्णय लिया और शेखर चौधरी का टिकट काटकर फिर से एनपी प्रजापति को उतार कर चौंका दिया। और वैसे ही देखने में आया है, इछावर से शैलेंद्र पटेल जो पूर्व विधायक है, उनका टिकट हुआ नहीं था, लेकिन ये माना जा रहा था कि उनका टिकट कटना तय है, क्योंकि यहां से मेघा परमार को, युवा एक नेत्री, उनको भाजपा से यहाँ पे ज्वाइन कराया गया था।
था तो ऐसा लग रहा था कि यह मेघा परमार जिस तरह सक्रिय थी कि उन्हें ही टिकट मिलेगा, और शैलेंद्र पटेल ने भी एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का काम किया, मैसेज दिया कि मैं भाजपा में जा सकता हूं। तो कांग्रेस ने कल दिन भर के मंथन के बाद यह तय किया कि शैलेंद्र पटेल एक बार वहां करण सिंह वर्मा को हरा भी चुके हैं, कद्दावर मंत्री रहे करण सिंह वर्मा, 6 बार से लगातार जीतते रहे, उनको पिछले चुनाव में हराया था, तो कहीं ना कहीं वापस से उन्हें मौका देकर इस चुनाव समीकरण को रोचक बना दिया है। वैसे ही देखा जाए तो कांग्रेस ने 2 और चेहरे भी चौंकाए जो कि भाजपा से कांग्रेस में आए थे, जिनके टिकट होल्ड थे, ऐसा लग रहा था कि इन्हें शायद ही टिकट मिलेगा। एक दीपक जोशी का अचानक से टिकट, और अभय मिश्रा का तो बहुत ही चौंकाने वाला है। अभय मिश्रा को भाजपा भी वादा कर चुकी थी कि उनकी पत्नी नीलम मिश्रा वहां से विधायक रही सेमरिया से, और इस बार उन्हें कहा गया था कि हम नीलम मिश्रा का नाम सर्वे में आ गए, तो भाजपा ने कमिट भी किया था कि हम टिकट दे देंगे। ऐसे हैं जिन्हें साधने की कोशिश की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील भी जुड़ गए हैं। सुशील, कांग्रेस की इस लिस्ट को किस तरीके से देखा जाए? जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरणों को भी इसमें साधा गया है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें इस लिस्ट में तो 10 टिकट घोषित किए गए हैं, जिनमें 8 नए नाम हैं। इसके अलावा 2 टिकटों को ग्वालियर चंबल अंचल में बदला गया। जिस तरह से दतिया में नरोत्तम मिश्रा के सामने कांग्रेस ने अवधेश नायक को उतारा था, अवधेश नायक का शुरू से ही विरोध हो रहा था। दरअसल अवधेश नायक भाजपा से कुछ समय पहले ही कांग्रेस में आए हैं और वो नरोत्तम मिश्रा के करीबी माने जाते थे। यही वजह है कि अवधेश नायक का टिकट होने के बाद लगातार वहाँ समर्थक विरोध कर रहे थे और यहाँ राजेंद्र भारती के टिकट देने की मांग कर रहे थे। लिहाजा कांग्रेस ने इस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दबाव के चलते देखें तो अवधेश नायक का टिकट काटकर यहाँ नरोत्तम मिश्रा के सामने फिर से एक बार उतारा है राजेंद्र भारती को। राजेंद्र भारती यहाँ से विधायक भी रहे हैं और लगातार ये नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर विधानसभा सीट से जहाँ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है, मजबूत उम्मीदवार है, उनके खिलाफ सुनील शर्मा को उतारा गया है। आपको बता दें कि सुनील शर्मा भी 2020 के उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने चुनाव लड़े थे। एक सीट जो है पिछोर की बात करते हैं, पिछोर में टिकट जो है केपी सिंह की जगह शैलेंद्र सिंह को दिया गया था। यहाँ भी लगातार विरोध हुआ था, यही वजह कि शैलेंद्र सिंह का टिकट यहाँ से बदला गया है। अब इस सीट पर अरविंद सिंह लोधी को उतारा गया है। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रीतम सिंह लोधी है, लिहाजा यहाँ प्रीतम सिंह लोधी के सामने उन्हीं की समाज के अरविंद सिंह लोधी को कांग्रेस ने टिकट देकर एक गेम खेला है। और इसके अलावा बात करें तो रविंद्र सिंह भिड़ोसा मुरैना की दिमनी सीट से इनका टिकट जो है बरकरार रखा है। पिछली बार ये यहीं से जीते थे। इनके सामने इस बार कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर है। तो कुल मिलाकर जो सूची आई है उसमें कई कद्दावर नेताओं को भी उतारा गया है, सीट भी बदली गई है। तो कहीं ना कहीं इस सूची से ये साफ है कि कांग्रेस बेहद गंभीर है। जहां जहां विरोध हुए थे, चाहे दतिया हो, नाम ऐसे भी जो कि पहले नहीं जीते इसके बावजूद मैदान में उतारे गए हैं। कुछ अलग रणनीति इस बार कांग्रेस लेकर आई है। अशरफ, आपकी ओर एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आप बीजेपी की स्थिति को समझें। 5वीं सूची को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत आसानी अब बीजेपी को हो क्योंकि सामने वाली पार्टी के ओपोनेंट्स आपको पता है। बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है भाजपा की। देर शाम को वह मुख्यमंत्री दोपहर में यहां दिल्ली पहुंचेंगे और शाम में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। तो उनके सामने जो है मैदान बिल्कुल साफ है कि को आसानी से समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या बिसात बिछाई है, किसको किस सीट से उतारा है। तकरीबन 229 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। तो बीजेपी के लिए अब 96 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक दोनों यही इंतजार कर रहे थे कि पहले कौन अपने उम्मीदवार घोषित करे, क्योंकि अब ये जो दोनों पार्टियों के लिए कांग्रेस ने अपने जो 88 उम्मीदवार या जो आज कल घोषित किए हैं देर रात, वो बहुत क्रूशियल थे। आप देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण कई विधायकों के सीट टिकट कटे हैं, कुछ की सीट बदली गई है और अब यही स्थिति कमोबेश बीजेपी की भी है। आज की जो सीटें हैं उनकी जो चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति होगी उसमें 96 सीटों पर चर्चा की जाएगी और उसमें
में भी उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा अब उनके लिए आसानी हो जाएगी फैसला करने में, क्योंकि कांग्रेस ने अपना पत्ते खोल दिए। तो जिनको उन्होंने सीट बदल ली है विधायकों की, जिनके पत्ते काटने हैं, वो बहुत आसानी से फैसला कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि विरोध कहां तक होगा, कितना होगा और उस विरोध के स्वर को कैसा बदला जाएगा। आज की जब सीईसी होगी तो करीब देर रात तक चलेगी और उम्मीद की जाती है कि कल तक भाजपा भी अपने पत्ते खोल देगी, क्योंकि कल से नामांकन शुरू हो जाएगा और 30 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथि है। तो आराम से अब बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो चुका है अपने उम्मीदवारों को घोषित करने का। आज उनके पास पूरा दिन का समय है। यहां पर भी भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन किया जा रहा था। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री यहां आए थे, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा की थी। 7 लोगों के टिकट कटे भी हैं। उन 7 लोगों को लेकर भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि टिकट किस आधार पर काटे गए। वैसे तो कांग्रेस से कहती आई है कि हमने परफॉर्मेंस के बेस पर ही टिकट दिया है लोगों को। देखिए, इन 7 में जो टिकट कटा है, जैसे मुरली मोरवाल की बात करें तो जो बड़नगर से टिकट कटा है, बड़नगर से जो मुरली मोरवाल है, उनके बेटे का नाम दुष्कर्म के मामले में सामने आया था, उन पर केस दर्ज है और वो काफी समय फरार। तो इस बात को लेकर लगातार बात उठ रही थी। भाजपा कुछ दिनों से हमलावर थी कि कांग्रेस अपराधियों को टिकट दे रही है। तो कांग्रेस ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। तो उनके बेटे के कारण बड़नगर से मुरली मोरवाल का टिकट कटा है। और उत्तर भोपाल से बात करें आरिफ अकील की, तो आरिफ अकील के बेटे को टिकट दिया गया है, तो वहां एडजस्ट किया गया है। इसके अलावा ग्यारसी लाल रावत की रिपोर्ट खराब थी, ऐसा माना जा रहा था कि वो वहां पर संकट में है और वो चुनाव हार सकते हैं, तो ग्यारसी लाल रावत का टिकट इसलिए कटा है। इसी तरह अगर हम बात करें जो 7 टिकट में से जो बाकी 5 टिकट है, वो कहीं ना कहीं सर्वे में कमजोर थे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने निवास से जो वर्तमान विधायक अशोक मरस्कोले हैं, उनको टिकट बदला गया, उन्हें मंडला शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर यह माना जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री आराम से फग्गन सिंह कुलस्ते सीट को निकाल लेंगे और अशोक मरस्ले हार सकते, तो उन्हें मंडला शिफ्ट कर दिया गया है। वहां से नए चेहरे को मौका दिया गया, चैन सिंह को। तो यहां पर फाइट अच्छी हो, ऐसे ही एक और समीकरण था जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उनके सामने दिमनी में यह बात आ रही थी कि वहां पर रविंद्र सिंह तोमर जो भिड़ोसा, उनका टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि वहां पर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। यहाँ पर बड़ा ही रोचक मुकाबला हो गया है। कुछ प्रमुख नाम है जो लगातार, शैलेंद्र आप इस ओर इशारा भी कर रहे हैं, हमारे से कि सुशील भी लगातार जुड़े। अगर हम कुछ समीकरण देखने की कोशिश करते हैं ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर, खासतौर पर पुराने नेताओं को लेकर ही दांव आजमाया जा रहा है। आमला की सीट पर क्या कहना है? आमला में क्या कुछ ऐसी स्थिति कि इस मामले को गंभीरता के साथ बुझाने की कोशिश हो रही है? निशा बांगरे को लेकर हमने देखा है मध्य प्रदेश में बहुत बवाल मचा है। सुशील, बिल्कुल, देखिए निशा बांगरे को लेकर जिस तरह से आमला सीट को होल्ड किया गया है कांग्रेस के द्वारा, तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि वो वहां से उम्मीदवार हो सकती है और संभावना ये बन भी रही है। लेकिन पेच यही फंसा हुआ है कि निशा बांगरे का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है, लगातार वो संघर्ष कर रही है इस बात को लेकर। लेकिन इस्तीफा ना होने के चलते ही आमला सीट पर उनका नाम नहीं तय हो पाया और उसी के चलते आमला सीट को भी खाली रखा गया है, ऐसा कांग्रेस सूत्रों का कहना है। तो ये सीट तो खाली है ही है। इसके अलावा अगर देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ से 2 महत्वपूर्ण टिकट काटे हैं कांग्रेस ने। एक पहला जो टिकट है मुरैना से, जिसमें राकेश मवई कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे। राकेश मवई के खिलाफ हाल ही में ग्वालियर में गुजर उपद्रव के दौरान एफआईआर दर्ज हुई थी, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। लिहाजा यहां से राकेश मवई का टिकट काटकर मुरैना से दिनेश गुर्जर, जो किसान नेता है और कमलनाथ के करीबी है, इनको मैदान में उतारा है। इसके अलावा दूसरा जो टिकट काटा है ग्वालियर चंबल अंचल से, वो है गोहद सीट से, जहां सिटिंग एमएलए जो थे उनका टिकट काटकर यहां से केशव देसाई को दिया है। तो कुल मिलाकर ये 2 जो टिकट है यहाँ से काटे गए हैं और इनकी वजह यही है कि इनका एक तो परफॉर्मेंस गोहद में अगर देखें तो गोहद में परफॉर्मेंस खराब था विधायक का, और दूसरा जो मुरैना के विधायक हैं वर्तमान, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और एक माहौल ख़राब होने के चलते कांग्रेस ने यहाँ से टिकट बदला है। तो निश्चित तौर पर ये जो 2 नाम है कहीं ना कहीं बड़े नाम हैं जिनका टिकट काटकर यहाँ से कांग्रेस ने दूसरे उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा जो एक प्रमुख नाम है भिंड से,
चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, और पहले भी लगातार वो चुनाव लड़ते रहे हैं, कई चुनाव उन्होंने जीते हैं। इसके अलावा देखें तो ये किसी दौर में मतलब सेकंड लीडिंग लीडर के तौर पर माने जाते थे ग्वालियर चंबल अंचल पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये भी एक बड़ा नाम है यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार जो भिंड सीट थी उस सीट पर बीएसपी ने कब्जा किया था। संजीव सिंह यहाँ से जीते थे भिंड से, लेकिन बाद में साल 2022 में संजीव सिंह ने बीएसपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो कुल मिलाकर अब ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस ने अभी अपने सभी पत्ते खोल दिए हैं, और 2018 में कांग्रेस यहाँ की जो 34 सीटें हैं उनमें से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन दल बदल के बाद, उपचुनाव के बाद यहाँ समीकरण बदले, और उपचुनाव के बाद अब हालात ये कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों 17-17 सीटों पर काबिज है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है इस बार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोचक मुकाबला ग्वालियर चंबल अंचल में ही देखने के लिए मिलेगा, ऐसा उम्मीद जताई जा रही राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा भी, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अगर जीत दर्ज करती है कोई पार्टी, तो माना जाता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उसका आसान होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो कांग्रेस की सूची हो है, सकता है किसी रणनीति के तहत टिकटों का ऐलान कांग्रेस ने किया हो। अशरफ, एक बार फिर से आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। आप मध्य प्रदेश चुनाव को लगातार देख भी रहे हैं, इस बार एक और नया एंगल ये कि वरिष्ठ नेताओं के बीच झड़प इसी बात को लेकर थी कि किसे टिकट दिया जाना चाहिए। अपने अपने समर्थकों को लेकर लड़ रहे थे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपस में भिड़ गए। गुटबाजी जैसी खबरों को लेकर, परिवारवाद जैसी खबरों को लेकर अक्सर कांग्रेस घिरती आ रही है। इस बार जो टिकट वितरण हुआ है, क्या पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है इसका? बिल्कुल, देखिए, ये तो कांग्रेस में हमेशा से रहा है कि यहाँ पे अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग गुट हैं, और हर गुट अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने समर्थकों को आगे करता है, और यही चीज यहाँ पे इस बार भी देखने को मिली है। क्योंकि जितने दल हैं, जितने गुट हैं, जितने धड़े हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लोग सामने आए, वो जितने समर्थक हमारे चुनाव जीतेंगे, हम लोग उतने ही मजबूत होंगे। ये बेसिक इनका फॉर्मूला रहता है, और वही है यहाँ पे। और ये कांग्रेस में हर राज्य में है और हर स्तर पर है। आप चाहे राज्य के ऊपर की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर बात कर लीजिए, आप जिलों में बात कर लीजिए, ये स्थिति है, इससे कोई नकार नहीं सकता। और यही वजह रहती है कि यहाँ पर आपस में लोगों के मनभेद ना भी हो, लेकिन मतभेद जरूर उनके सार्वजनिक रूप से सामने आ जाते हैं, और इस बार भी देखा गया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब जब स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है, तो क्या ये जो मतभेद है, मनभेद भी बदलेंगे, या मनों में कोई भेद नहीं रहेगा, सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे, इसको देखना होगा। और इसके लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को, खास करके जो लीड कर रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वो क्या करते हैं, वो कैसे अपने समर्थकों के साथ उनके अंदर जो मतभेद वाली बात है और मनभेद वाली बात है, उसको कैसे खत्म करें और एकजुट होकर वो चुनाव लड़े और मजबूती के साथ भाजपा को टक्कर दें और वापस सत्ता में लौटे। तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी, और इसके लिए इन दोनों नेताओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी भी है कि वो चाहे तो एक रणनीति के तहत या फिर प्यार से किसी भी तरह से उनको समझाएं और साधें और अपने साथ लाने का प्रयास करें। और जो हमारे सूत्र बताते हैं, जहां पर ज्यादा टकराव है, एक ही सीट पर दो मजबूत दावेदार हैं और एक कोई गुट भारी हुआ है और दूसरे गुट को नुकसान है, तो उसको ये आश्वासन दिया गया जिसको टिकट नहीं मिला कि आज सरकार बनने पर आपको किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये जो सूत्र बता रहे हैं, ये कवायद अभी से शुरू हो गई है साधने की कि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे चुनाव में। तो डैमेज कंट्रोल की जो स्थिति होती है वो अभी से शुरू हो चुकी है, और उनको आश्वासन भी देने लगे हैं कि सत्ता में लौटे तो कहीं ना कहीं किसी आयोग में जगह मिल जाएगी। भले ही आपको हम चुनाव मैदान में नहीं उतार रहे हैं, आपको आयोग में मिले या फिर एक दूसरा रास्ता होता है। डैमेज कंट्रोल की जो स्थिति है वो अपनी तरफ से कांग्रेस साफ कर चुकी है। अशरफ लगातार जुड़े रहिएगा। शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, एक और महत्वपूर्ण बात यह कि पिछली सूची जब आई
इस बात को लेकर उत्साह जरूर था कि अपने अपने समर्थकों को लेकर सामने आए और बहुत ज्यादा खुशी मनाई कि टिकट मिला, लेकिन दूसरी ओर वो गुट भी जो कि नाराज चल रहा था। इससे सबसे ज्यादा पार्टी को खतरा है। 88 प्रत्याशियों में क्या कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें लेकर नाराजगी एक बार फिर से सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की लिस्ट देर रात जारी हुई है। अब आज ये चीजें समझने में आएगी कि किस किन सीटों पर विरोध हो रहा है, लेकिन निश्चित ही कि जैसे कि दतिया की बात करें तो वहां पर पहले अवधेश नायक को टिकट दिया था कांग्रेस ने, तो उस पर विरोध राजेंद्र भारती के लोगों का था। अब राजेंद्र भारती को टिकट होने के बाद अवधेश नायक के लोग सामने आएंगे, क्योंकि अवधेश नायक को कमिट करके भाजपा से कांग्रेस में लाया गया था। और ऐसी कई सीटें SC ST की जहां पर निश्चित ही गतिरोध होगा, जहां विवाद होने की संभावना है, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस ने इस बार बड़ा चौंकाया है। कई ऐसे नए चेहरे दिए मैदान में जो बिल्कुल ही चौंकाने वाले हैं, और निश्चित ही जो पुराने नेता दावेदारी कर रहे थे और बार बार लगातार सक्रिय थे, और खुद कमलनाथ पिछले दिनों में बात कह चुके थे कि 4000 दावेदार हैं तो आखिर हम सभी को टिकट नहीं दे सकते हैं। तो कांग्रेस की सूची में एक बात बड़ी साफ है कि यहां सर्वे को बड़ी प्राथमिकता दी गई है, और उसके बाद कमलनाथ दिग्विजय के बीच कहीं ना कहीं जो कल लंबी चर्चा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने आपस में कुछ नामों को एडजस्ट किया है। तो वो सीटों को अगर छोड़ दे तो निश्चित ही ये बात आएगी कि देखा जाए तो मालवा निमाड़ में विरोध होना है, ग्वालियर चंबल में भी कुछ सीटों पर विरोध होगा, जैसे सागर में जरूर विरोध होगा, वहां पर भी कांग्रेस ने बड़ा चौंकाया। 4 महिला नेत्रियों को मैदान में उतार दिया है और चारों ही नए चेहरे। वहां रोचक समीकरण भी है, अगर हम आपको बताएं तो जयस के साथ कांग्रेस का बड़ा समझौता हो चुका है। जयस पिछली बार एक बड़ा फैक्टर रही थी मालवा निमाड़ में, और उसके कारण सरकार को, बीजेपी को नुकसान हुआ था और सरकार से बाहर हो गई थी। तो इस बार जयस और कांग्रेस के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। जयस को 4 सीटें कांग्रेस ने दी है और कांग्रेस के सिंबल पर ये चारों नेता चुनाव लड़ेंगे। तो जयस में देखिए तो मनावर से डॉक्टर हीरालाल अलावा को टिकट दिया है। इसके अलावा सेंधवा में वर्तमान विधायक का टिकट काटकर नए चेहरे को मौका दिया है। तो यानी कि अन्य पार्टियां भी शैलेंद्र एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। ना सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की बात है, बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो बहुत बड़ी परेशानी बड़ी बड़ी पार्टियों को होने वाली है। सुशील, आपकी ओर एक बार फिर से लौटना चाहूंगी। चूंकि ग्वालियर चंबल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल की स्थिति इस बार कांग्रेस के लिहाज से नहीं बल्कि बीजेपी के लिहाज से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कांग्रेस की उम्मीदवारों की जो लिस्ट है ग्वालियर से जो आप देख रहे हैं, बीजेपी के लिए पहले से ही बहुत बड़ी चुनौती है वहां पर परास्त करना कांग्रेस को। अभी क्या माहौल नजर आता है? बिल्कुल, देखिए आपने जो सवाल किया वो वाजिब भी है कि कांग्रेस की कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को जीत दर्ज करना एक बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अगर पिछले 2018 के चुनाव की बात करें या उपचुनाव 2020 की बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी शिकस्त दी। इन 2 सीटों की अगर हम बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर दक्षिण सीट ऐसी सीट थी जहां पर 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें मध्य प्रदेश की छोटी जीत हुई थी कांग्रेस की। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने 3 बार के मंत्री रहे नारायण सिंह कुशवाहा, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो है प्रदेश अध्यक्ष है, नारायण सिंह कुशवाहा को प्रवीण पाठक ने 121 वोट से हराकर सनसनी फैला दी थी। इस सीट पर फिर से उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को, लेकिन बीजेपी अभी तक यहां अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई कि कौन इस सीट को जीत पाएगा। इसी तरह से ग्वालियर पूर्व सीट अगर देखें तो ग्वालियर पूर्व सीट पर भी 2020 का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुन्नालाल गोयल को सतीश सिकरवार ने पटकनी दी थी। इस सीट पर भी सतीश सिकरवार बहुत मजबूत माने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा अभी तक यहां अपना उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाई है। तो ऐसी कई सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए मजबूत सीटें हैं, वहां पर भाजपा को कांग्रेस को हराना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे ही अगर बात करें तो केपी सिंह के सामने भी यही स्थितियां बनती है। केपी सिंह लगातार 6 बार से विधायक है, 30 साल से विधायक है। हालांकि वो पिछली बार पिछोर से थे, इस बार शिवपुरी सीट से मैदान में है। वहीं अगर देखें तो लाहौर सीट से डॉक्टर गोविंद सिंह है, वो भी 7 बार के विधायक है, लगभग 35 साल से विधायक है। इसी तरह से अगर देखें तो चाहे अटेर सीट हो वो भी यहाँ कांग्रेस का गढ़ रही है। इसके अलावा श्योपुर जिले की विजयपुर सीट है, वहाँ से भी रामनिवास रावत लगातार विधायक रहे हैं, ये भी लंबे समय तक कांग्रेस की जो है सीट और गढ़ रहा है।
तो ऐसे कई सीटें हैं जहां जीतना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि आंकड़े भी इसी तरह के ग्वालियर चंबल अंचल में कि वर्तमान में अगर देखें तो यहाँ की 34 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीटें हैं, 17 कांग्रेस के पास है। हालांकि ये बात और है कि 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 34 में से 26 सीटें यहाँ कांग्रेस ने जीती थी, 7 बीजेपी ने और 1 बीएसपी ने जीती थी। लेकिन 2020 में जब सिंधिया ने यहाँ बगावत की कांग्रेस से, यही कुछ आंकड़े होते हैं सुशील जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको यहीं रोकना चाहूंगी सुशील, एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। रतलाम से खबर है, विरोध एक बार फिर से यहां पर होने लगा है। जावरा से हिम्मत श्रीमाल को टिकट देने का विरोध किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने हिम्मत श्रीमाल का पुतला दहन किया है। सर्वे में नाम नहीं होने के बाद भी टिकट देने का आरोप, बड़े नेताओं पर, जिम्मेदारों से सीट पर फिर से विचार करने की मांग की जा रही है। यही बात जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। अगर प्रत्याशियों की सूची जारी होती है, ये सूची साथ में लेके आती है विरोध के सुर। रतलाम की हम बात करें, जावरा से हिम्मत श्रीमाल को टिकट दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सर्वे में नाम हिम्मत श्रीमाल का नहीं था, इसके बावजूद टिकट सौंप दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, पुतला दहन कर विरोध जताने की कोशिश, कार्यकर्ताओं की तरफ से नाम बदलने की उम्मीद लगातार की जा रही है। प्रदर्शन इससे लेकर किया गया, जमकर नारेबाजी इसी चीज को लेकर। ये नारे आप सुन रहे हैं, हिम्मत श्रीमाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन की स्थिति कांग्रेस पार्टी में। उनकी दुकान बचाने के लिए ये जावरा की सीट गवा दी, मतलब इस सीट का सौदा कर दिया। मतलब वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस जीते, वो तो ये चाहते हैं सिर्फ कि उनकी दुकान चलना चाहिए। उनकी दुकान बचाने के लिए उन्होंने ये टिकट बेच दिया जावरा का, और ये चीज जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम रोड पे आंदोलन करेंगे। क्या आप नगर पालिका में भी आपने कैसे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर यह सरकार बनाई है? मैं खुद नगर पालिका प्रतिनिधित्व कर, नगर पालिका में मेरी भाभी नगर पालिका में बात चाहते हैं, मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ वहाँ पर। मतलब किस तरह से सही कि शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले। सुबह हो गई, पता चल गया हमारे उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला और अब ये विरोध। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी तो ये हर जिले में सामने आएगा, क्योंकि कांग्रेस में इस बार दावेदार ज्यादा थे। कांग्रेस में ये अक्सर होता है, इस तरह की विरोध सड़कों पर नजर आता है। हम देखें, हम अभी भोपाल में भी आपको बता दें कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम सीट पर बहुत ज्यादा गतिरोध था। कमलनाथ की मंशा यहाँ पर संजीव सक्सेना को टिकट देने की थी, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय सिंह की चली और उन्होंने पीसी शर्मा जो वर्तमान विधायक है उनको ही टिकट वापस दिलवा दिया। तो निश्चित यहाँ पर भोपाल में भी दक्षिण पश्चिम पर विरोध होना तय है, क्योंकि संजीव सक्सेना ने पिछला चुनाव निर्दलीय लड़कर बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी, तो और 29,000 वोट लिए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर विरोध सामने आना लगभग तय है। इसी तरह अगर बात करें तो बुंदेलखंड में स्थिति बनेगी। आप देखिए, हम मालवा निमाड़ की ही बात कर रहे थे, तो ये रतलाम में मालवा निमाड़ में भी चीजें सामने आने लगी। इंदौर में भी ये स्थिति बनना तय है, क्योंकि इंदौर में भी कुछ ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर लगातार, जैसे कि इंदौर 3 की बात करें तो वहां से अश्विन जोशी लगातार सक्रिय थे, वो टिकट की मांग कर रहे थे। इस वैसे ही 5 से स्वप्निल कोठारी लगातार सक्रिय थे, लेकिन वहां पार्टी ने सत्यनारायण पटेल को ही टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं इंदौर, भोपाल और जो बड़े शहर और ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ की कई सीटों पर गतिरोध होना तय है। और ये स्थिति अब स्पष्ट होगी कि दोपहर शाम तक किस तरह का विरोध। ये जरूर है कि कांग्रेस ने एक बार रणनीति बहुत अच्छी बनाई है और डैमेज कंट्रोल पर भी काम किया है। कई बड़े नेताओं ने जिनका टिकट कटा है उन्हें समझाने की कोशिश की है कि अगर सरकार आएगी तो उन्हें कई निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जाती रही है। शैलेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। अशरफ, इस विरोध का असर ये होता है कि अन्य पार्टियां मजबूत हो जाती हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए बड़ी पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। दूसरी बात यह भी कि बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी, ये सभी भी इस बार चुनावी मैदान में बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती हैं। बिल्कुल, देखिए, जो दावेदार होते हैं और वो अपने आप को ये मानते हैं कि हम जीत सकते हैं, तो वो लोग फिर दूसरी पार्टी में, क्योंकि जो उनकी जहां से वो दावा करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और यहां से टिकट नहीं मिला तो वो सीधा रुख करते हैं तीसरी पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई, यहाँ पहुंच पर। क्योंकि देखिए, इन छोटी पार्टियों का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वजूद नहीं है। इनके अपने जो मतदाता हैं, इनके अपने समर्थक
समर्थक हैं वो साथ देते हैं पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का आप जानती हैं कि जो वोट बैंक है वो मजबूत वोट बैंक है, वो इधर उधर नहीं होता। अब अगर कोई विरोध करके बीजेपी या कांग्रेस का बीएसपी में शामिल होता है तो उसके कोई ये लगता है कि जो मेरे वोटर हैं, जो मेरा वोट बैंक है और प्लस ये जो पार्टी का वोट बैंक है, दोनों मिलके हम बीजेपी या कांग्रेस को हरा सकते हैं। तो ये एक मानसिकता होती है और इसी को वो कैश कराना भी चाहते हैं। इसी वजह से वो ऑप्शन ढूंढते हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। तो इनके दरवाजे भी खुले रहते हैं क्योंकि यहां पर ये लोग दल जानते हैं कि हम सत्ता में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, इस तरह के लोग जो बगावत करते हैं और अगर इत्तेफाक से वो जीत जाते हैं तो ये लोग किंग मेकर की पोजीशन में भी बन सकते हैं। क्योंकि अगर स्थिति ऐसी बनती है कि त्रिशंकु विधानसभा है और किसी दल के पास बहुमत नहीं है, तो इस तरह के जो छोटे दल होते हैं या निर्दलीय होते हैं वो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो जिस दल के साथ खड़े हो जाएंगे उस दल की सरकार बन सकती है। तो ये यहां से ही स्थिति बगावत के बाद से ही शुरू हो जाती है और इसी को वो लेकर वो आगे चलते हैं। क्योंकि अगर हम जो बगावत करता है वो मान के यही चलता है कि हम जीतने वाले हैं और हम इस दल के साथ रहेंगे तो आगे चल के हम अपना मोल भाव और कहीं ना कहीं जो सरकार के में शामिल होने के लिए हम दबाव डाल सकते हैं और प्रेशर बना सकते हैं। यही कुछ चीजें हैं जो कि कई बार बहुत ज्यादा विफलता के ओर भी इशारा कर जाती हैं। अब सुशील, हम ग्वालियर की अगर बात करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि विकास के मुद्दे को लेकर ही टिकट दिया जाता है, लेकिन कुछ सियासी समीकरण जो कि अलग अलग पार्टियां बैठाने की कोशिश करती हैं वो भी असर डालते हैं। इस बार इस लिस्ट से और हो सकता है कि आने वाली बीजेपी की रणनीति से क्या ये स्पष्ट होता है कि मुद्दों पर समीकरण भारी पड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति की तासीर को समझे तो यहाँ सबसे पहला जो फैक्टर काम करता है, चाहे चुनाव हो चाहे टिकट वितरण हो, उसमें सबसे पहला फैक्टर जातिगत समीकरण ही होते हैं। जिस सीट पर जिस जाति का बाहुल्य होता है या तो उसी जाति के उम्मीदवार को यहाँ टिकट दिया जाता है या फिर अगर आरक्षण वाली बात आती है तो फिर उसी जाति से जो संबंधित व्यक्ति होता है उसको मैदान में उतारा जाता है। अगर देखें सीटों के लिहाज से तो ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें हैं जहां जिस सीट पर जिस जाति का बाहुल्य होता है उसका उम्मीदवार यहां उतारा जाता है। कांग्रेस में अगर देखें तो जातिगत आंकड़े देखे गए टिकट वितरण में। इसके अलावा अगर देखें तो एक कोटा सिस्टम जो है वो भी देखने के लिए मिला है कि ग्वालियर चंबल अंचल में कई जो कमलनाथ के समर्थक है उनको टिकट मिले हैं, तो एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो दिग्विजय सिंह के समर्थक है, उनको भी टिकट मिले हैं। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में मुद्दे जो है वो सेकेंडरी रहते हैं, सबसे पहले जातिगत आधार ही होता है। क्योंकि जब चुनाव होता है, मतदान होता है, तो उसमें भी मतदाता जब वोट डालने के लिए जाता है तो सबसे पहला फैक्टर जाति का फैक्टर काम करता है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में मुद्दे तो रहते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है यहाँ की सियासत में, ग्वालियर चंबल अंचल की में, वो नो डाउट जातिगत फैक्टर ही रहता है। और इसी आधार पर टिकट तय होते हैं और इसी आधार पर वोटिंग भी होती है। और जीत हार का अगर देखें तो एक बड़ा असर भी जातिगत आंकड़े यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, हर दल इन आंकड़ों को, इन समीकरणों को ध्यान में रखते हैं। यही वजह कि ऐसे समीकरण बिठाए जाते हैं टिकट वितरण के दौरान भी कि जिस वर्ग का बाहुल्य है उसको टिकट दिया जाए या उसके समर्थक को टिकट दिया जाए। इसी तरह से चुनाव जब मतदान का भारतीय जनता पार्टी ने जहां कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि जो एक्सपीरियंस्ड नेता है उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। 2018 में अपने ही खेमे में नेताओं की नाराजगी का सामना कांग्रेस ने किया और महज 15 महीने ही उनको समय मिला। तो क्या इस बार डैमेज कंट्रोल इस तरीके से किया गया है कि नाराज लोगों को भी टिकट दिया गया? बिल्कुल, देखिए, ये जो 3 टिकट बदले हैं वो इसी का एक सबूत है जो आप बात कर रहे हैं कि नाराजगी, क्योंकि विरोध हुआ है, दबाव बनाया गया। एनसी प्रजापति इसका सबसे सटीक उदाहरण है। उनको फिर चुनाव मैदान में उतारा गया है।
3 सीट बदली गई है, तो जाहिर सी बात है कि कमलनाथ ने या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला पहले लिया था वो ऐसे ही नहीं लिया था, वो बाकायदा सर्वे के आधार पर लिया गया था, लोगों से बातचीत करके लिया गया था, सीईसी में इसमें लंबी चर्चा हो, उसके बाद उम्मीदवार का चयन किया गया। लेकिन अब जब टिकट बदलने की स्थिति है तो भी ये सामने आया कि कितना विरोध है, उस डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, जब नहीं हो पाया तब आखिर में अपना नफा नुकसान का आकलन करने के बाद दोबारा फिर राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि टिकट बदले जाएं। तो ये जो बदले गए हैं ये इसी नफे और नुकसान का आकलन करके ही बदले गए हैं कि हमें कितना नुकसान हो रहा था अगर ये लोग बगावत करते। एनसी प्रजापति के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, अगर ये बीजेपी में चले जाते तो बीजेपी के लिए बहुत फायदे की सौदा था, जबकि भाजपा कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका था। तो इस को खत्म करने के लिए, इस नुकसान को खत्म करने के लिए, ये इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए वापस कांग्रेस ने अपना जिन केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, कांग्रेस के 88 उम्मीदवारों की लिस्ट में उस सीट से भी कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में है और यहां से भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, यानी कि पूरा टाइम कांग्रेस ने लिया केंद्रीय मंत्रियों के सामने चेहरे उतारने के लिए। तो इस बार यहां मुकाबला कितना दिलचस्प होगा? हाँ, देखिए बिल्कुल, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर और के सामने जो रविंद्र तोमर है, जो विधायक है, उन्हें ही वापस से रिपीट किया है। यहाँ पर अब रोचक मुकाबला इसलिए होना है कि अब बसपा से बलवीर डंडोतिया है, तो यहाँ पर अब देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर ठाकुर हैं, रविंद्र तोमर ठाकुर है, तो 2 ठाकुर और बसपा से यहाँ पर ब्राह्मण है। तो यहाँ पर अब त्रिकोणीय संघर्ष और बलवीर डंडोतिया को लेकर ही वेट एंड वॉच की स्थिति बताई जा रही थी। कांग्रेस की ये रणनीति थी शुरू में कि बलवीर डंडोतिया को कांग्रेस से लाया जाए तो ब्राह्मण और ठाकुर का मुकाबला आमने सामने हो, क्योंकि यही यहाँ पर होता आया है। लेकिन इस बार एक त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है अब, क्योंकि ये बात आ रही थी कि रविंद्र सिंह तोमर को कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस के द्वारा या उनके विरोधियों द्वारा कि वो नरेंद्र सिंह तोमर से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। रविंद्र तोमर भी दमदारी के साथ कह रहे थे कि मैं अच्छी फाइट करूंगा और मैं नरेंद्र सिंह तोमर को हरा सकता हूं। तो कांग्रेस ने फैसला लिया और यहां पर एक समीकरण रोचक बना दिया है। तो निश्चित ही यहां पर बड़ी कांटे की टक्कर देखने में आएगी और नरेंद्र सिंह तोमर के लिए कहीं ना कहीं बड़ा संकट भी खड़ा हो चुका है, क्योंकि यहां पर एक ब्राह्मण बड़ा फैक्टर है और ठाकुर बड़ा फैक्टर है। तो 55,000 वोटर ठाकुर के हैं, वैसे ही ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में है। तो निश्चित ही यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बलवीर डंडोतिया भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं पहले, तो नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार विधानसभा में या चुनाव मैदान में है। तो निश्चित ही ये एक बड़ी हॉट सीट रहेगी, यहाँ पर सबकी नजरें टिकी रहेगी कि क्या हो रहा है। वैसे ही अगर हम निवास की बात करें तो वहां पे अशोक मरस्कोले का टिकट काट दिया गया है। वहां पर जो, क्योंकि हारी हुई सीट थी और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को भाजपा ने इसीलिए उतारा था कि सीट को जीता जा सके, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने भी बड़ा दाव खेला और अशोक मरस्कोले को लेकर यहाँ पर फीडबैक ठीक नहीं था, तो उनका टिकट काटकर चैन सिंह नए चेहरे को मौका दिया। तो निश्चित यहाँ पर फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए भी अब फाइट अच्छी होगी और ये सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दाम दंड भेद कैसे ही तो चुनाव जीते, पूरी कोशिश कर रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल में। इसीलिए स्थिति ऐसी है कि केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है। अब सुशील, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। एक लूप होल हमने रतलाम को लेकर देखा है, सर्वे में नाम नहीं था, इसके बावजूद इस उम्मीदवार को टिकट दिया गया। हिम्मत श्रीमाल की बात करें, हो सकता है कुछ और ऐसे पॉइंट्स इस प्रत्याशियों की सूची में हो जिसमें यह माना जा सकता है कि आपसी सहमति नेताओं की बनी और इसी के चलते अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाया। सर्वे यानी कि मुख्य आधार नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए, अगर कांग्रेस की सूची की बात करें तो सर्वे तो प्रथम आधार पर था ही सही, लेकिन जिन सीटों पर टिकट बदले गए हैं उन सीटों पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी सामने आई है। जैसे कि अगर देखें तो दतिया सीट पर अगर देखें तो सर्वे के आधार पर अगर देखें तो वहाँ अवधेश नायक पहली पसंद थे, क्योंकि यहाँ जो पुराने टिकट के दावेदार थे या पुराने समय में चुनाव लड़ने वाले थे राजेंद्र भारती,
वो लगातार कई चुनाव नरोत्तम मिश्रा से हार चुके थे। ऐसे में नए चेहरे की मांग थी और सर्वे में भी लगभग बताया जा रहा था कि अवधेश नायक जो है वो फिट बैठ रहे थे। लेकिन राजेंद्र भारती के समर्थक जो कि बड़ी तादाद में है, उन्होंने लगातार इस बात का विरोध किया और अवधेश नायक का जिस जोर शोर से विरोध किया उसी का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने वहाँ टिकट बदल दिया। इसके साथ ही अगर देखें तो गोहद सीट की बात करें, गोहद सीट पे भी जो वर्तमान एमएलए हैं मेवाराम जाटव, उनका लगातार विरोध हो रहा था। हालांकि अगर सर्वे की बात करें तो सूत्र ये बताते हैं कि सर्वे में मेवाराम जाटव का नाम था, लेकिन उनका लगातार क्षेत्र में विरोध था, निष्क्रियता के भी आरोप थे। यही वजह कि यहाँ से उनका टिकट काटकर केशव को दिया गया है। इसके अलावा अगर आज के टिकट की बात करें तो सुनील शर्मा जिनको टिकट दिया गया ग्वालियर विधानसभा सीट पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने, उनका नाम भी सर्वे में तय था। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के अगर देखें तो 8 से 10 दावेदार उनके साथ खड़े हुए थे टिकट की कतार में। तो इस सीट पर भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और रेशियो यानी कि बदला है, सर्वे और समर्थकों का रेशियो इस बार बदला है। सुशील बनी रहेगा। अशरफ, एक और महत्वपूर्ण बात जिस ओर इशारा मैं करूंगी, क्योंकि 2018 की स्थिति भी सबने देखी है, 2 प्रमुख फैक्टर हैं, एंटी इनकम्बेंसी, साथ ही साथ सिंपैथी वोट। कुछ ऐसी उम्मीदवार जो कि पहले हारे, इसके बावजूद इन्हें टिकट दिया गया। हो सकता है इन दोनों फैक्टर्स का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती हो। कितना प्रबल हो सकता है ये दाव, ये कहीं ना कहीं समझना चाहेंगे। देखिए, ये जो है स्थितियों पर निर्भर है कि क्या क्या किया जाए, क्योंकि जैसे स्थिति होती है या प्रेशर पॉलिटिक्स की बात होती है, दबाव की, तो नेतृत्व को वो ही करना पड़ता है। आज की स्थिति के अनुसार जो उनको लगता है कि हम ये मजबूत दावेदार हैं, चाहे वो सर्वे में उनका नाम आया हो या फिर बाद में कार्यकर्ताओं का दबाव आया हो, विरोध के स्वर उठे हों, उसको देखा गया हो, या फिर पार्टी के अंदर जो अंदरूनी गुटबाजी होती है वहां कितनी प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, तो वो सब चीजें, तो ये जो तमाम समीकरण होते हैं और जो स्थितियां बनती हैं, ये इन्हीं सब चीजों का मिश्रण होता है और वो फिर बाद में सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हैं और इसका जो असर होता है वो फौरन नजर नहीं आता, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना था, बाद में पता चलता है। अगर आप विधान चुनाव जीतते हैं तो पता चलता है कि आपकी रणनीति कितनी सही थी, आपने टिकट अगर बदल दिया तो वो भी इस फैसले को सही माना जाता है। लेकिन अगर इत्तेफाक से आप चुनाव हार जाते हैं, तब फिर वो जो हारने की स्थिति होती है उसका पूरा ठीकरा नेतृत्व के ऊपर फोड़ दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की राय किसके पक्ष में थी, कार्यकर्ता दूसरे के पक्ष में थे, नाराजगी है और जनता भी यही चाहती थी, आपने नब्ज नहीं टटोल पाए, तो इस तरह के आरोप भी लगते हैं। लेकिन ये सब चीजें होती जरूर हैं और इनका दूरगामी परिणाम होते हैं और इसका चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलता है कि आपका फैसला कितना सही था और कितना गलत था। निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि निष्कर्ष के बाद कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाए। शैलेंद्र, ये भी बताइएगा कि दूसरी ओर क्या हलचल है, बीजेपी की तरफ से 5वीं सूची कब? देखिए, निश्चित ही ये तय माना जा रहा है कि आज जो शाम को बैठक है उसके बाद या तो देर रात या फिर कल, पर अब सूची में ज्यादा इंतजार नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। अब देखा जाए तो पहले बीजेपी सूची में आगे थी, लेकिन कांग्रेस कछुआ चाल से चली, लेकिन कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोल दिए क्योंकि ये बात आ रही थी कि कांग्रेस भाजपा का इंतजार कर रही है, भाजपा कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने तो अपने सारे आज पत्ते खोल दिए और सारी स्थिति साफ कर दी कि उनके कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। अब भाजपा के ऊपर दबाव है कि भाजपा जल्दी से अपनी सूची जारी करे, क्योंकि निश्चित ही जब सूची जारी होती है तो विरोध भी होता है, डैमेज कंट्रोल करने में भी समय लगता है। तो ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक भाजपा अपनी सूची जारी कर सकती है कि जैसे ही शाम को बैठक होगी 6 बजे के बाद तो 9 बजे तक ये सूची जारी हो जाए। और वैसे ही कांग्रेस इंतजार थोड़ा अब कम होगा क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिशन पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सुशील, एक और महत्वपूर्ण बात जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में 2018 से ही प्रमुख रही है, लेकिन इसके बावजूद सिंधिया समर्थकों को सेटल करना एक बहुत बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए नजर आती है। यहां पर यह माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों के नामों का जिक्र तक नहीं हुआ है, जितनी भी चर्चाएं हुई हैं। एक
बड़ी परेशानी वो भी खड़ी कर रहे हैं और अब तो कांग्रेस ने भी उम्मीदवार बता दिए। बिल्कुल, देखिए सिंधिया समर्थकों को लेकर ज़रूर बीजेपी में थोड़ी पशोपेश की स्थिति रहती है, लेकिन अब हालात काफ़ी कुछ बदल चुके हैं। अगर सिंधिया समर्थकों की बात करें तो बड़ी मात्रा में उनको टिकट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी से, चाहे डबरा से इमरती देवी को सिंधिया टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो भीतरवार विधानसभा सीट से मोहन सिंह राठौड़ सिंधिया के प्रत्याशी है। इसके अलावा राघोगढ़ सीट से बात करें तो वहाँ पर बंटी जो बना है बीजेपी के उम्मीदवार, उनको टिकट दिलाने में सिंधिया की भूमिका रही है। इसके अलावा भी सिंधिया के जो समर्थक है कई जगह से टिकट मिले हैं, लेकिन कुछ जो समर्थक है उनके टिकट अभी होल्ड पर है। अगर बात करें तो महगांव से ओपीएस जाटव, अभी उनका टिकट होल्ड है। और कुछ ऐसे मंत्री हैं या सिंधिया के समर्थक हैं जिनके टिकट अभी होल्ड पर है। ग्वालियर पूर्व सीट की बात करें तो यहाँ से मुन्नालाल गोयल जो लेकिन सुशील, सिंधिया के समर्थक है, उनके टिकट होल्ड पर है। समझा जाए लेकिन आखिर सिंधिया समर्थकों के नामों पर पेच क्यों फंस रहा है, जिन्होंने 2018 में किंग मेकर का काम कर दिया था? बिल्कुल सही बात है। देखिए 2018 में किंग मेकर का काम तो इन लोगों ने किया था, लेकिन 2020 आते आते कुछ चेहरे जो सिंधिया समर्थक थे वो उपचुनाव में हार भी गए थे। यही वजह कि उनके टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ। इसके अलावा जो जीतने के बाद मंत्री बने, चाहे ओपीएस भदौरिया हो या एक दो नाम और है जो सिंधिया समर्थक है जिनके टिकट अभी होल्ड पर है, तो वहाँ निश्चित तौर पर इनका परफॉर्मेंस भी अगर कहीं ना कहीं पार्टी की नज़र में ठीक नहीं है। इसके अलावा इनके जीतने की संभावनाएं भी लगभग कम नज़र आ रही है। यही वजह है कि इनके टिकट होल्ड पर है। और होल्ड होने की भी वजह यही है कि दोनों तरफ खींचतान है। पुरानी बीजेपी अपने समर्थकों को टिकट देना चाहती है, सिंधिया की तरफ से भी एक प्रेशर है कि उनके जो समर्थक हैं जो जीतकर आए थे 2018 में, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, तो उनको टिकट दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने परेशानी ये भी है कि जो सर्वे हैं और जो वहाँ से खबरें हैं वो कहीं ना कहीं सिटिंग मंत्रियों के खिलाफ आ रही है। और यही वजह है कि इन सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है। तो अब आज शाम तक पेच फंसता हुआ यहाँ नजर आ रहा है कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो। लेकिन अशरफ, हमने जब 144 नाम देखे थे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, पिछली बार जब कांग्रेस ने लिस्ट जारी किया था, और या फिर हम छत्तीसगढ़ का ही ले ले, 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था कांग्रेस ने पहली लिस्ट में, तो बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम देखी गई थी। लगभग 60 से ज्यादा नेता ऐसे थे। क्या दूसरी लिस्ट में भी ऐसे ही युवा चेहरे पर दांव खेलने का काम कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने अपना बड़ा सधा हुआ कदम उठाया है। जो सूची है, आप चाहे पहली देख लीजिए या अब जो दूसरी सूची है, और ये चाहे तो आप छत्तीसगढ़ की दोनों सूची देख लीजिए, तो यहां पर एक चीज साफ है कि जो नेतृत्व कर रहा है उनका फैसला हुआ है। दूसरा जो आधार बनाया है सर्वे में जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आए हैं या परसेंटेज ज्यादा है, तो उसको यहां तरजीह दी गई है। तो यही वजह है कि कांग्रेस ने ज्यादातर उन लोगों पर भरोसा किया है जो सर्वे के आधार पर हैं, और यह अपनी सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ जो चाहे वो सर्वे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य इकाई की तरफ से किया गया हो, या मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो सर्वे अपने स्तर पर कराए, तो सर्वे रिपोर्ट को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और उसके बाद अगर देखा गया है कि हाँ कि जनता का रुख क्या है, दबाव कितना है, किसके पक्ष में कार्यकर्ता है, तो वो चीज भी मैटर करती है। और उसी का नतीजा ये सूची है। वो सूची बहुत साफ कहती है कि जो सर्वे है, या ये कहें जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है, जो जरूरत है, उसके हिसाब से ही उम्मीदवारों का चयन किया गया है। और वो ही सूची अब पब्लिक डोमेन में सबके सामने है, चेहरा बनाया सर्वे क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में है और फिर नेताओं की जुबान से भी हम सुन रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की तरफ से हमने कई बार भूपेश बघेल को, कमलनाथ को भी ये कहते हुए सुना है कि हमने सर्वे के आधार पर और जो फीडबैक जनता से हमें मिला है उसके आधार पर हमने टिकट दिया है। लेकिन शैलेंद्र, ये सर्वे किस आधार पर हुआ? किस तरीके से सवाल जनता से किए गए? विधायकों के बारे में, नेताओं के बारे में कैसे समझा गया नेताओं से, जनता से, माफ कीजिएगा?
देखिए बिल्कुल ये बात साफ है, कांग्रेस ने लगातार 4 से 5 बड़े सर्वे कराए थे, केंद्रीय जो टीम है उनके भी सर्वे थे, कमलनाथ के खुद के अलग सर्वे थे, प्रदेश कांग्रेस के अलग सर्वे थे, तो 4 से 5 सर्वे को आधार बनाया गया है। और कमलनाथ ने लगातार ये बात दोहराई थी कि जो भी टिकट होंगे सर्वे के आधार पर होंगे, सर्वे ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर सर्वे को लेकर कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो जो एसटी सीट है, जो 47 आरक्षित सीट है अजय झा की, उस पर बिल्कुल साफ नजर आया है, सर्वे की छाप देखने को मिली है। वहां पर कई ऐसे चौंकाने वाले चेहरे हैं और वहां पर सर्वे को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो सर्वे से इतर अगर थोड़ी सी बात हो तो निश्चित ही दिग्विजय सिंह की चली है। दिग्विजय सिंह ने अपने कई चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है और यही प्रेशर पॉलिटिक्स पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रही थी कि दिग्विजय सिंह समर्थकों को टिकट कट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वे की तो चली है, लेकिन साथ ही बड़े नेताओं को, अगर दिग्विजय सिंह की बात करें, अगर कमलनाथ की बात करें, तो इनने अपने समर्थकों को भी एडजस्ट किया है। लेकिन दूसरे पुराने नेताओं की, अगर सुरेश पचौरी की बात करें तो उनकी बिल्कुल नहीं चली, एक तरह से वो दरकिनार कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं 2 सीनियर लीडर्स का ही पूरी टिकट पर छाप देखने को मिली है, एक कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह। और उसके प्रभाव ऊपर सर्वे डाला है शैलेंद्र, ये हम समझ पा रहे हैं। अशरफ, मजे की बात एक और है, महिला आरक्षण बिल को लेकर दोनों ही पार्टियां बहुत प्रमुख होकर मुखर होकर बेबाकी से बयान दे रही थी। 12% महिलाओं को टिकट दिया है कांग्रेस, बीजेपी ने 12.6% अभी तक कांग्रेस की तरफ से। हालांकि बीजेपी में अभी नाम आना बाकी है, अभी तक का परसेंटेज यही कहता है। 33% कहां है, ये एक प्रश्न है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में तो करीब 13% के आसपास ही महिलाओं को उतारा है। बीजेपी अब आज की जो 96 सीटों पर चर्चा करती है और उसमें कितना महिलाओं को मौका देती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो स्थिति साफ है कि जो दावे किए जाते थे कि हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे, हम कांग्रेस ने भी इस बारे में बहुत प्रमुखता से अपनी बात की। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि उनको आगे बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण की बात करनी है। चलिए इस पर बात करेंगे। अशरफ, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। बालाघाट से इस बीच एक बड़ी जानकारी, हाई प्रोफाइल वारासिवनी विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी ने विवेक पटेल पर भरोसा जाहिर किया है। टिकट का ऐलान होते ही वारासिवनी के जयस्तंभ चौक पर उनके समर्थकों ने आतिशबाजी की है। आधी रात को कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, नारेबाजी जमकर की गई। विरोध के सुर तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी जहां पर उम्मीदवारों के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वारासिवनी की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। देर रात कार्यकर्ता एक साथ आए, पक्ष में नारेबाजी की है, खुशी जाहिर की है। ये देखिए आतिशबाजियां, रात का ये नजारा आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने विवेक पटेल पर भरोसा जाहिर किया। वारासिवनी सीट से टिकट उन्हें दिया गया। देर रात सूची जारी हुई, लेकिन इसके बावजूद उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं। देर रात ही कार्यकर्ता पहुंच गए कांग्रेस कार्यालय, आतिशबाजी की है, खुशी व्यक्त कर रहे थे। क्षेत्र में जो माहौल है, तनाव, दबाव का, प्रेशर पार्टीज का, आतंक का, यूपी और बिहार की तरह जो राजनीति हो रही है यहाँ की, उसको खत्म करने का, क्षेत्र में अच्छा माहौल हो, साफ सुथरी राजनीति हो, सेवा की राजनीति हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, हमारे अच्छे रोजगार के अवसर हो, या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI हो, व्यवसाय शिक्षा हो। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से कांग्रेस जीत होगी। इस बार वाराणसी में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस जनता। और मंडला की भी अगर बात करें तो कांग्रेस ने 2 विधानसभा सीटों की सूची जारी की है। निवास विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले की सीट बदल दी गई, मंडला विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है। निवास विधानसभा क्षेत्र से नए प्रत्याशी चैन सिंह बरकड़े को आप चुनावी मैदान में अब देखेंगे। चैन सिंह बरकड़े निवास नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। टिकट मिलने के बाद डॉक्टर अशोक मरस्कोले के बंगले में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर आतिशबाजी हुई। उसकी तस्वीर आपको दिखा रही है। काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर समर्थक भी, और ये अपनी खुशी का इजहार भी करते हुए नजर आए। सभी ने जो यहाँ के लिए, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, बेसिक मंडला के डेवलपमेंट की बात हो, यहाँ के अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य
और बेसिक जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, मंडला ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, लेकिन हमारा ट्राइबल के अलावा यहाँ पर 50% से ज़्यादा सामान्य वर्ग है। उनकी अपनी उम्मीदें हैं, उनका अपना, चाहे बिजनेस क्लास हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे युवा हो। हमको एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि सब समाज के लिए हम एक अच्छा प्रतिनिधित्व दें और बेसिक चीज़ों को प्राइमरी लेवल पे सब चीज़ें हम मंडला को दें, ताकि हम एक अच्छा विकसित जिला की तरफ। शाहजहांपुर की शुजालपुर विधानसभा से रामवीर सिंह सिकरवार को पार्टी ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बनाया है। रामवीर सिंह सिकरवार का टिकट फाइनल होते ही उनके निवास पर समर्थकों का जमावड़ा लग गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आधी रात होने के बावजूद रामवीर सिंह सिकरवार के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी हैं। रामवीर सिकरवार को प्रत्याशी बनाया। रामवीर सिकरवार के निवास पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हालांकि रामवीर सिकरवार जो है वो यहाँ पर फिलहाल दिल्ली में मौजूद है, लेकिन उनके कार्यकर्ता और उनके परिजन बेहद उत्साहित हैं और टिकट मिलने के बाद जश्न का माहौल है। आधी रात को जिस तरीके से कांग्रेस की सूची आई है, उसके बाद इस तरीके के नजारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सुनील तो लगातार हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। आप तस्वीर भी देख रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहौल और खुशी समर्थकों में नजर आई। अशरफ हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, सुशील भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन शैलेंद्र बात अगर करें खुशी की, तो यहाँ पर उम्मीदवारों ने इस तरीके से तैयारी कर रखी थी मानो कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनके नाम तो लिस्ट में जरूर आएंगे। कुछ उम्मीदवार जिनकी खुशी हम देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात बड़ी ही साफ थी, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ये कह चुके थे कि हमें जिन्हें चुनाव लड़ाना है हम उनको बता चुके हैं, उनको इशारा कर चुके हैं और हमारी पूरी तैयारी है। और करीब ये बात 1 महीने से आ रही थी। ये जरूर है कि उसमें से कुछ टिकट कटे भी है, लेकिन ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमलनाथ पहले ही कुछ उम्मीदवारों को ये बता चुके थे कि उनका नाम सूची में आएगा, आप अपने क्षेत्र में तैयारी करो और हम जब भी सूची जारी करेंगे आपका नाम तय है और रहेगा उसमें। तो इस हिसाब से ही कांग्रेस के जो ये प्रत्याशी तैयारी में थे, ये पहले से जनसंपर्क कर रहे थे और इसी कारण कोई ऐसा चौंकाने वाली बात नहीं हुई कि अचानक से किसी को पर हाँ, ये जरूर है कि कुछ टिकट कटे हैं जो लग रहा था, तो वो एडजस्टमेंट की राजनीति में काटे गए हैं। जैसे कि रतलाम की बात थी तो वो टिकट काटा गया है। तो ऐसे कुछ चेहरे हैं जिन्हें अचानक से मौका मिला। बाकी लगभग काफी बड़े जो चेहरे तस्वीर जो साफ आई है, जैसे विधायकों की बात की जाए सिटिंग एमएलए की, तो ज्यादातर सिटिंग एमएलए को बोल दिया गया था कि उनको टिकट मिलना है, आप तो अपनी क्षेत्र में तैयारी रखो। तो कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति थी। कांग्रेस इस बार बहुत ही संतुलित तरीके से प्लान करके ही आगे बढ़ी है। और ये जरूर है कि कांग्रेस में विरोध तो हर चुनाव में होता आया है और ये सामने भी आएगा, लेकिन देखा जाए तो प्रत्याशियों में जो खुशी है, इन्हें पहले से ये इशारा था कि उन्हें टिकट मिलना है और चुनाव मैदान में उतरना है। निश्चित तौर पर, और इसी का ये निष्कर्ष है कि अगर उम्मीदवार से पूछ रहे हैं कि आप जीतेंगे, तो बहुत मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि हाँ 100% जीतेंगे। शैलेंद्र, एक और प्रमुख बात बताइएगा। कई जगह ऐसी भी हैं जिस तरह से हम देख रहे थे आंदोलन हुए हैं, या ये कहें कि शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी है, गुर्जर महाआंदोलन, ये भी आपने देखा है। दूसरी तरफ युवाओं के बीच भी कई बार विरोध के सुर हमने देखे हैं। ये उन मुद्दों की मैं बात कर रही हूँ जो कि चुनाव से पहले उठाए गए। कितना प्रभाव इस बार चुनाव में पड़ने वाला है ये भी समझाइएगा, और क्या इसके मद्देनजर किसी पार्टी ने समीकरण बैठाने की कोशिश की है? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो उसके 2 महीने 3 महीने पहले देखने में आता है कि अचानक से बहुत सारे आंदोलन शुरू होते हैं। हम देखा जाए तो अगर कंडी सेना हो, गुर्जर आंदोलन हो और अलग अलग कर्मचारियों के आंदोलन हो, तो भाजपा सरकार ने इसको लेकर रणनीति के तहत काम किया था कि हम जितनी भी समाज थे, अलग अलग जातियां, उनके प्रमुख नेताओं को बाकायदा महापंचायत नाम देकर या अलग अलग जातिगत, जैसे कि संत रविदास स्मारक का निर्माण करने की घोषणा कर दी,
जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर भोपाल में महाराणा प्रताप स्मारक, तो हर वर्ग जाति को साधने के लिए कोशिश की गई, कवायद की गई। वैसे ही अगर कांग्रेस के वचन पत्र पर गौर करें तो वहां युवाओं पर जोर दिया गया, वहां पर भी वो वादे किए गए हैं कि कोई समाज नाराज ना हो, जाति बड़ा फैक्टर होती है क्योंकि चुनाव में, और ये देखने में भी आ रहा है। कांग्रेस ये भी बोल सकी कि हम एमपी में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत आंकड़े भी सामने लाएंगे। तो कहीं ना कहीं समाजों का भी ध्यान रखा गया, इस तरह के आंदोलन का भी ध्यान रखा गया। कर्मचारी एक बड़ा फैक्टर होते हैं, कर्मचारी सरकार को बनाने और गिराने में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। तो कर्मचारियों को साधने के लिए भी दोनों ही पार्टियों ने वादे किए हैं, उस तरह के आंदोलनों को थामा है। अगर कर्मचारी यहाँ आंदोलन पर बैठते थे तो भाजपा के नेता भी जाकर मिले, समझाइश दी कि हम आपकी मांग मान लेंगे, कुछ मांगे मान ली गई। कांग्रेस के नेता भी जाकर मिले, उन्होंने भी वादे किए कि हमारी सरकार आ गई तो आपको 100% रोजगार और कर्मचारियों को भत्ते सुविधाएं और बढ़ाएंगे। तो निश्चित इन आंदोलनों को साधने की कोशिश की जाती है, और ये एक चुनाव की एक परंपरा है कि दोनों चुनाव के समय जब चुनाव होता है तो दूसरे दल है, समाज है, वो आगे आते हैं और इस तरह की बातों को आंदोलन से हवा देके अपनी मांगे मनवाते हैं। अब वैसे भी चुनाव का वो दौर है जब वादों का बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्री की स्कीम हो, फ्री बीज हो, बड़ी चुनावी घोषणाएं हैं, इस सब में आप असर देखेंगे। जिस तरीके से आपने फ्री योजनाओं का जिक्र किया, फ्री वाले ऐलानों का जिक्र किया शैलेंद्र, एमपी में हमने देखा कि किस तरीके से फ्री चीजों को लेकर निशाना साधा गया बीजेपी की तरफ से जब वचन पत्र कांग्रेस ने जारी किया। इसमें बहुत सी चीजों को लेकर ऐलान किया गया है, चाहे बिजली को लेकर हो या तमाम योजनाएं ऐसी भी हैं जिनको लेकर सीधे तौर पर बीजेपी हमलावर कांग्रेस पर नजर आई। अच्छा, इसका कितना प्रभाव वोटर्स पर पड़ता है? वोटर्स का मूड क्या कहता है? देखिए, हम वोटर्स के मूड की बात करें तो वर्ष 2018 का चुनाव बड़ा साफ था। उस समय कांग्रेस के एक वादे ने सरकार बना दी थी। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जब मंच से कहा था कि हम कर्ज माफी करेंगे, और किसानों में उस पूरे माहौल की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2018 में सरकार बना ली थी। तो वो वादा भाजपा को भारी पड़ा था। भाजपा आखिरी समय तक उसको भाप नहीं पाई थी कि ये कर्ज माफी कितना बड़ा मुद्दा होगा। तो इस बार भाजपा ने वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए और लगातार बहुत ही संतुलित तरीके से काम किया। और भाजपा ने जैसे ही कांग्रेस ने अपने 11 वचन पत्रों की धीरे धीरे घोषणा करना शुरू की, हम वादे कि हम ये लाएंगे, उस सुविधाओं को पहले ही भाजपा सरकार ने लागू कर दिया। अगर अब वो कांग्रेस भी उस पर पीछे नहीं है। कांग्रेस ने बिजली बिल को लेकर बात कही है, कांग्रेस ने लाडली बहना, जो मध्य प्रदेश में एक बड़ा अहम फैक्टर मानी जा रही महिला वोटर को साधने के लिए, चलिए ये तो फ्रीबीज के तौर पर जरूर देखी जा रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने बहुत बार स्पष्ट भी किया है कि सम्मान देने की योजना है। बने रहेगा शैलेंद्र हमारे साथ। रतलाम में आपको लिए चलते सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतलाम से सुधीर, बहुत पहले ये जानकारी सामने है कि हिम्मत श्रीमाल का विरोध हो रहा है, क्या हालात है वहां पर? देखिए, रतलाम में तो कल रात से ही बवाल शुरू हो गया था। मैं कहूंगा कि कल दिन से ही पहली तस्वीर सामने आई थी आलोट से, जहां पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने मैदान संभाला है। और प्रेमचंद गुड्डू, जो मनोज चावला को पार्टी ने टिकट दिया, उसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जनता उनके साथ है और पार्टी मनोज चावला का टिकट काटकर एक बार फिर से उन्हें टिकट देगी। क्योंकि कल भी जो रात में लिस्ट आई है उसमें हमने देखा कि 3 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी बदले हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रेमचंद गुड्डू है, उन्हें लगता है कि उनका टिकट जो है आलोट से उनको मिल सकता है। तो उन्होंने कल रायशुमारी करी थी, कार्यकर्ताओं से उनका मन टटोला था और वे अब मैदान में जाने की तैयारी में है। तो रतलाम जिले में कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं प्रेमचंद गुड्डू, उज्जैन से सांसद रहे, आलोट और पंधाना से वे विधायक भी रह चुके हैं और दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। तो ये बात हुई आलोट विधानसभा सीट की। उसके बाद हम आते हैं जावरा पे। जावरा से एकदम नया चेहरा हिम्मत श्रीमाल यहां पे जो है पार्टी ने उतारा है। हिम्मत श्रीमाल, इसके पहले उन्हें किसी भी तरह का चुनाव लड़ने का कोई ज्यादा अनुभव नहीं है। इस सीट पर जीवन सिंह शेरपुर करणी सेना के, जिनका नाम लगभग तय हो गया था कमलनाथ के साथ, उनकी 3 से 4
मीटिंगें हो गई थी और यही बात तय हुई थी कि करणी सेना की जो 18 सूत्रीय मांगे हैं वो कांग्रेस पार्टी अपने जो घोषणा पत्र उसमें उन्होंने शामिल भी किया है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जीवन सिंह शेरपुर को टिकट नहीं दिया। जीवन सिंह शेरपुर वही नेता है करणी सेना के जो कुछ दिन पहले घोषणा कर चुके थे कि वो 80 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 80 जो राजपूत बहुल सीटें हैं वहां पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। तो अब एक बड़ा जो है एक फेरबदल, एक बड़ा बदलाव, या मैं यूं कहूंगा एक बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की राजनीति में कि जीवन सिंह शेरपुर का अगला स्टैंड क्या हो। छत्तीसगढ़ पर आप नजर डालते हैं तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव वहां पर कहते हैं कि सर्वे को रखा गया सामने, जब बैठक बुलाई गई तो नेताओं को बोलने नहीं दिया गया, सर्वे के आधार पर टिकट बांटा है। यहां पर इतर स्थिति है, कह रहे हैं कि सर्वे में नाम तय नहीं था, उसके बावजूद टिकट दे दिया गया। शिमाल का नाम सर्वे में ही नहीं था, ऐसा वहां के कार्यकर्ताओं का कहना है। और इस पूरे सर्वे की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आगे नाम था वो वीरेंद्र सिंह का था। वीरेंद्र सिंह आलोट से आते हैं, लेकिन करीब 4 से 5 सालों से वो लगातार जावरा क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। जावरा को जिला बनाने के लिए उन्होंने एक एक गांव जाकर के जो है लोगों से मुलाकात की है, ग्रामीणों से चर्चा की है और लगातार कांग्रेस का नाम, कांग्रेस का जो गढ़ है उसको वहां पर मजबूत करने में जुटे हैं वीरेंद्र सिंह राठौर। उसके बाद नाम आता है डीपी धाकड़ का, किसान नेता है, और राजेश भरावा। इन तीनों के नामों की खासी चर्चा थी। और उसके बाद जो एकदम से नाम जो सामने आया था वो जीवन सिंह शेरपुर का था, क्योंकि करणी सेना को कहीं ना कहीं कांग्रेस को मैनेज करना था। करणी सेना बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो लेकिन अब एक बड़ा जो यहां चैलेंज सामने आता है कि आखिर जीवन सिंह शेरपुर क्या करेंगे। हिम्मत सीमाल का रात में विरोध देखने को मिला है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। मिथिलेश, पुतला इंदौर में किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंदौर में मुकाबला इस बार कितना दिलचस्प होगा? देखिए, सबसे पहले अगर इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर के विधानसभा क्षेत्र नंबर 3, 5 और महू, इन तीनों का जो कांग्रेस की दूसरी सूची है उसमें उम्मीदवार का नाम सामने आ चुका है। 3 से जो नाम सामने आया है दीपक पिंटू जोशी, ये नाम बहुत पहले से चल रहा था, यानी लगभग ये नाम पहले से तय था कि पिंटू जोशी को टिकट मिलेगा। पिंटू जोशी दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं, दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, युवा हैं। और इसके पहले जो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के जो सुपुत्र हैं आकाश विजयवर्गीय, वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र नंबर 3 से विधायक हैं। यानी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को वहां से मौका दिया था। आकाश विजयवर्गीय ने इनके जो चचेरे भाई हैं अश्विन जोशी, उनको चुनाव हराया था। लेकिन इस बार पिंटू की बात की जा रही थी कि पिंटू जोशी जो हैं वो युवा हैं और युवा उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। तो विधानसभा क्षेत्र नंबर 3 से पिंटू जोशी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। 5 नंबर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं सत्यनारायण पटेल, प्रियंका गांधी के काफी खास माने जाते हैं और ये जो टिकट है ये दिल्ली से फाइनल हुआ है। अगर बात की जाए तो ये हाईकमान से टिकट बताया जा रहा है कि हाईकमान से टिकट फाइनल हुआ है। सत्यनारायण पटेल जो नाम सामने आया है, इसका पिछला जो चुनाव था 1100 वोट से महेंद्र हाडिया से वो चुनाव हारे थे, 1100 वोट की महज लीड थी। इस बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया सत्यनारायण पटेल पर। लेकिन जो तीसरा नाम है महू से रामकिशोर शुक्ला, इस नाम की चर्चा शुरुआत से चल रही थी, इसलिए क्योंकि ये पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी एक कद्दावर नेता थे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के उन्होंने दामन थामा था और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। अब देखिए ये सीट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सीट बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि इस सीट में हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। फिलहाल इस वक्त महू से जो विधायक हैं उषा ठाकुर, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, तो उषा ठाकुर के सामने ये कह सकते हैं कि एक मौका दिया गया जो बीजेपी के ही नेता है, कद्दावर नेता है और उनकी गांव में बहुत अच्छी होल्ड मानी जाती है, गांव में बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। जिस जहां से आते हैं, महू के जिस गांव से आते हैं शांतिनगर से, वहां 15 से 20 हजार की लीड हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट चुनौती वाली होने वाली है। अब देखिए इन तीनों सीट की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी यहां पर अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किया, यानी अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं किया। अब देखने वाली बात है कि 3 नंबर, 5 नंबर और महू में बीजेपी किन उम्मीदवारों को मौका देती है। ठीक है, लेकिन आसपास नजर दौड़ाइएगा, कोई नाराज तो नहीं हो गया है, क्योंकि यही हम पैटर्न देख रहे हैं लगातार। कांग्रेस में टिकट मिलता है एक को, 4 लोग नाराज हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा क्षेत्र नंबर 4 है उसे अयोध्या कहा जाता है। विधानसभा क्षेत्र नंबर 4 की जो पहचान है वो अयोध्या के सीट के नाम से है। राजा मंगवानी जो हैं वहां से उन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया और जिस दिन से ये नाम सामने आया है लगातार कांग्रेस का विरोध जो है कांग्रेस कार्यालय से लेकर सड़कों पर नजर आ रहा है, लगातार उसका विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि इन्हें तो 2009 में पाकिस्तान से आए, 2009 में भारत की नागरिकता मिली है, 1997-98 में पाकिस्तान
से आए थे, कुछ महीने मात्र 6 महीना पहले ही कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, सक्रिय होते हैं और कांग्रेस उन्हें मौका दे देती है। सज्जन सिंह वर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सज्जन सिंह वर्मा के काफी खास माने जाते हैं और ये जो टिकट है वो सज्जन सिंह वर्मा के नाम से है, यानी जो उनके खेमे से है ये टिकट है। तो लगातार वो विरोध देखने को मिल रहा है और उनके ही जो कार्यकर्ता है, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, उनके द्वारा ही ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है ये नाम उन्हें बर्दाश्त नहीं है, कोई और नाम दे दे, जो कोई और जो दूसरा कार्यकर्ता है सक्रिय है वो नाम दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 4 नंबर में ये विरोध देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर सामेर की सीट की बात करते हैं, रीना बोरासी को मौका मिला जो पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की बेटी है। अब रीना बोरासी का नाम जैसे ही फाइनल हुआ है, जैसे ही कांग्रेस ने नाम घोषित किया है, सावेर में भी विरोध देखने को मिल रहा है, जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां के लोग कहना है कि स्थानीय कार्यकर्ता चाहिए था, वो कार्यकर्ता चाहिए था कि जिससे वो मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, जो भी समस्या उस पर चर्चा हो सकती है। रीना बोरासी इंदौर में रहती हैं, तो इस तरीके से बाहरी प्रत्याशी, स्थानीय प्रत्याशी, इसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। तो ये 2 जगह के जो नाम है इंदौर के अंदर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। तीसरी बड़ी चुनौती वाली जो सीट रहेगी वो देपालपुर की है। देपालपुर बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि वहां पे विशाल पटेल के सामने मनोज पटेल है और मनोज पटेल के सामने जो निर्दलीय नाम अब सामने आ रहा है कि उन्होंने कह भी दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और तो इस तरीके के अलग अलग जो चीजें हैं वो नजर आ रही है इंदौर में। लेकिन पार्टी को पहले समझना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं कि कितना प्रबल दांव खेलती है कांग्रेस इसे लेकर। बड़ी बात यह भी शैलेंद्र, जो विरोध हम देख रहे हैं, निष्कर्ष यही होता है कि दूसरी पार्टियां मजबूत हो जाती हैं। इंदौर की जिस तरह से मिथिलेश बात भी कर रहे थे, रतलाम का भी हमने जिक्र सुना, करनी सेना को नाराज कर दिया है। कितना विफलता की ओर ले जाता है ये पार्टी को? अभी क्या स्थिति समझ में आती है कांग्रेस को लेकर? देखिए, एक बात आपको मैं साफ कर दूं कि कांग्रेस ने दबाव की पॉलिटिक्स के चलते 3 टिकट बदले हैं, तो निश्चित ही ये नजर अब आज आएगा, क्योंकि जब टिकट बदले जाते हैं तो विरोधियों को या दूसरों को मौका मिलता है कि अगर विरोध करेंगे तो निश्चित ही टिकट कट सकता है। तो अब एक नई तरह की आपको विरोध की ये राजनीति तेज देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे कि दतिया में टिकट बदला गया है, अशोक मर्स को लेकर कई ऐसे टिकट बदले गए हैं जो 2-3 बड़े चेहरे, जिन्हें जैसे कि गोटे गांव से टिकट बदला एनपी प्रजापति को, अब शेखर चौधरी के समर्थक शुरू हो जाएंगे विरोध करना। तो और दूसरी जगह भी ये मैसेज आता है कि टिकट के लिए अगर टिकट बदलाना है, अब घोषित हो गया है तो विरोध करो, विरोध की रणनीति पर काम करो, और कार्यकर्ताओं को उकसाया जाता है कि आप मैदान में जाओ और आप जाकर अपनी बात रखो आला संगठन के सामने। तो विरोध की राजनीति तो तेज होगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने में आएगी, ये बातें सामने आएगी। यही भाजपा में भी हुआ, लेकिन भाजपा में अगर हम बात करें तो भाजपा में कोई अभी टिकट ऐसे बड़े बदले नहीं गए, लेकिन निश्चित ही कांग्रेस ने एक टिकट बदलकर यह संकेत दे दिया है, विरोध की आग इससे और तेज ही होगी। तो यह देखने में अब आएगा कि जगह जगह से विरोध हो रहे हैं। शैलेंद्र, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूं, इस बीच कांग्रेस को लेकर एक और बड़ी जानकारी, जयस से समझौता हो गया है। कांग्रेस ने जयस को 4 सीटें दी हैं, मनावर सेंधवा सीट जयस को दे दी गई है, रतलाम ग्रामीण का भी नाम शामिल है और बागली सीट, ये चारों सीटें अब जयस के नाम। सेंधवा में मौजूदा कांग्रेस विधायक का टिकट कटा है, ये एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। कांग्रेस एक तरफ ये भी कोशिश कर रही है, इनके तमाम बड़े नेता के अपने समर्थकों को टिकट दे सके, सर्वे को भी आधार मान रहे हैं, साथ ही साथ कहीं कोई रिस्क ना हो तो जयस के साथ भी कहीं ना कहीं समझौते की कोशिश हुई है। सहयोगी सुधीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रतलाम ग्रामीण का नाम भी शामिल है जयस के साथ समझौता कांग्रेस का। सुधीर, देखिए जयस के साथ अगर समझौता हुआ है तो फिर सैलाना को क्यों छोड़ा है, क्योंकि सैलाना से कांग्रेस जयस का बड़ा नाम है कमलेश्वर डोडियाल, आखिर उनके साथ में क्या हुआ? अगर कमलेश्वर वहां खड़े होते हैं तो कांग्रेस को बड़ा डैमेज करते हैं। कमलेश्वर ने आपको बता दूं कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान 3 जो जिला पंचायत की सीटें हैं वो जीती थी, करीब 70 से 80 हजार वोटों पर उसने कब्जा किया था। तो आप सैलाना सीट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कांग्रेस के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जयस को साधने की कोशिश बिल्कुल की है। लक्ष्मण सिंह डिंडोर जो जनपद सीईओ रहे हैं, इसके पहले सब इंस्पेक्टर थे, अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर वे अब कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने यहां से टिकट लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनका भी यहां पर विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के आधा दर्जन पदाधिकारियों ने जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस को, उनको ये अपने ज्ञापन देके बात स्पष्ट करी थी कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं लक्ष्मण सिंह डिंडोर बाहरी उम्मीदवार यहां से, तो वे पार्टी से त्यागपत्र दे देंगे। और आज से
अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे विरोध शुरू हो जाएगा। रतलाम के कोर्ट चौराहे पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है रतलाम ग्रामीण के, वो अब लक्ष्मण सिंह डिंडोर का पुतला भी जलाएंगे। तो सिर्फ बगावत आलोट जावरा में नहीं है, रतलाम ग्रामीण में भी बड़ी बगावत यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि लक्ष्मण सिंह डिंडोर को आखिर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कैसे पहुंचाते, क्योंकि इसके पहले भी 2018 के चुनाव में लक्ष्मण सिंह डिंडोर टिकट लेके आए थे, लेकिन बाद में उनका टिकट बदल दिया था। तो लक्ष्मण सिंह डिंडोर दूसरी बार यहां पे उतर रहे हैं। आपने जहां तक जो नया अपडेट दिया है, 4 सीटें कांग्रेस ने जयस को दी है, तो उसमें बड़ा सवाल यही है कि क्या जो दूसरी सीट है, सबसे अहम सीट है रतलाम जिले की सलाना विधानसभा सीट, तो क्या वहां पर भी जो जयस के नेता है कमलेश्वर डोडियार, बड़ा नाम है, क्या वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? तो इन सभी बातों के जो जवाब है, सवालों के जवाब है, इनका जो है जवाब आना अभी बाकी है। और बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो कार्यकर्ता है जिनकी आपने बात करी, अभी जो नेता है लक्ष्मण सिंह डिंडोर, बाहरी बताए जाते हैं, और रतलाम ग्रामीण में भी यही बात थी कि बाहरी वर्सेज जो स्थानीय उसका यहाँ पे मुद्दा था। चलिए, बहुत गंभीर हो जाते हैं कई बार सुधीर हम इस तरह की बातों में। जश्न की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये देखिए, आतिशबाजियां होती हुई उन तमाम उम्मीदवारों के नाम जिनके नाम 88 उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है। 11 महिलाओं को टिकट मिला है, 7 विधायकों का पत्ता साफ भी हुआ, लेकिन कई जगह ऐसी जहां पर खुशी का माहौल भी। ये तस्वीरें आप देखिए, 100% आश्वस्त है कुछ नेता अपनी जीत को लेकर। कांग्रेस पहले से ही संकेत दे चुकी थी, और अब ये तस्वीर क्षेत्र का विधायक क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में जो माहौल है तनाव दबाव का, प्रेशर पार्टीज का, आतंक का, यूपी और बिहार की तरह जो राजनीति हो रही है यहाँ की, उसको खत्म करने का, क्षेत्र में अच्छा माहौल हो, साफ सुथरी राजनीति हो, सेवा की राजनीति हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, हमारे अच्छे रोजगार के अवसर हो, या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI हो, व्यवसाय शिक्षा हो। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से कांग्रेस जीत होगी। इस बार वाराणसी में कांग्रेस। हम लोग शुरू से यहाँ के लिए, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, बेसिक मंडला के डेवलपमेंट की बात हो, यहाँ के अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बेसिक जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, मंडला ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, लेकिन हमारा ट्राइबल के अलावा यहाँ पर 50% से ज़्यादा सामान्य वर्ग है। उनकी अपनी उम्मीदें हैं, उनका अपना, चाहे बिजनेस क्लास हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे युवा हो। हमको एक ऐसा एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि सब समाज के लिए हम एक अच्छा प्रतिनिधित्व दें और बेसिक चीज़ों को प्राइमरी लेवल पे सब चीज़ें हम मंडला को दें, ताकि हम एक अच्छा। कांग्रेस ने अपनी दूसरी की और रामवीर सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है। रामवीर सिकरवार के निवास पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हालांकि रामवीर सिकरवार जो है वो यहाँ पर फिलहाल दिल्ली में मौजूद है, लेकिन उनके कार्यकर्ता और उनके परिजन बेहद उत्साहित थे और टिकट मिलने के बाद जश्न का माहौल है। आधी रात को जिस तरीके से कांग्रेस की सूची आई है, उसके बाद इस तरीके के नजारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सुनील, चलिए, अब सीधे आपको नरसिंहपुर लिए चलते हैं। सही कि आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, समीकरण जरा समझाइएगा, कांग्रेस क्या कुछ चाहती है यहाँ पर, कौन से प्रमुख नाम है, विरोध कितना है, ये एक मुख्य पॉइंट है, ये बताइएगा। ये नरसिंहपुर का ये महत्वपूर्ण ये सीट है। यहाँ नरसिंहपुर की 4 विधानसभा हैं, जहाँ प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, जालम सिंह यहाँ से पूरे पहले विधायक रहे हैं, अभी विधायक हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र से प्रहलाद पटेल जैसा बड़ा नाम, मुख्यमंत्री के दावेदार भी माने जा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। उनका गृहनगर है गोटेगांव, जहां से पहले कांग्रेस ने शेखर चौधरी को टिकट दी थी, और कल की जो लिस्ट आई है उसमें बदलकर NP प्रजापति को टिकट दी है। तो ये बड़ा समीकरण है। पटाखों की आवाज के बीच कहीं खुशी भी है तो कहीं गम भी है। गाडरवारा में यदि हम बात करते हैं तो पहले जो पिछले जो विधायक हैं उनको ही टिकट मिला है, और तेंदुखेड़ा की बात करते हैं तो संजय शर्मा, यानी जो 3 सिटिंग MLA थे उनको फिर से कांग्रेस ने टिकट दी है। और अब कहीं खुशी कहीं गम की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले जब शेखर चौधरी को टिकट दी थी, उन्होंने अपने कार्यालय का शुभारंभ कर लिया था, माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना कर दी थी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर दिया था कि जो भी अब गोटेगांव का कार्यकर्ता होगा वो शेखर चौधरी होगा। लेकिन अब जिस तरह से समीकरण बदले हैं, NP प्रजापति को टिकट दिया गया है, प्रहलाद पटेल का गृहनगर है, तो अब देखना ये होगा कि जो निगाहें गाडरवारा पर टिकी हुई थी कुछ दिनों से गौतम पटेल पे, गौतम पटेल का अगला स्टेप क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रत्याशी रहे हैं, तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले भाजपा ज्वाइन की है, और ऐसे ही अब
ये बात आई थी कि अब शिखर चौधरी का क्या होगा, तो सारी निगाहें, सारे मतदाता, सारे जिले की जो सोच है, सारे जिले के मतदाताओं की जो सोच है, यहाँ की आवाम की जो सोच है, अब गोटे गांव पे टिकी हुई है कि अब गोटे गांव में जो शिखर चौधरी का टिकट बदला गया है उनका अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि अब हो सकता है कि शिखर चौधरी निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहा है, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से हाथ। आप कह रहे हैं कहीं खुशी कभी गम ज्यादा नजर आ रहा है कांग्रेस में। हालांकि मिथिलेश की ओर में रुक करना चाहूंगी, लौटूंगी मैं आपके पास आशीष। मिथिलेश, एक बड़ा सवाल ये कि क्या नाराज लोगों को मनाना आसान होगा, समझौता संभव होगा? क्योंकि आप तब तक उम्मीद देते जाते हैं कि आपको टिकट देंगे, टिकट देंगे, टिकट देंगे, सूची आती है, नाम हट जाते हैं और फिर ये विरोध। देखिए, आसान तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नाम करते हैं उन्हें उम्मीद होती है, कई सालों से सक्रिय भी रहते हैं और एक उम्मीद रहती है कि पिछले जिन सालों में उन्होंने काम किया शायद इस बार उन पर पार्टी भरोसा जताएगी, तो कहीं ना कहीं से वो नाराजगी भी नजर आती है। और देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दो चीजों के लिहाज से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुशासन के अगर डंडे की बात करें तो जब शुरुआत में जब बीजेपी की जो लिस्ट आई थी उसके बाद जो विरोध देखने को मिला था, लेकिन वो अब नजर नहीं आ रहा है। यानी संगठन स्तर पर जो अनुशासन की बात की जा रही थी वो नजर आ रहा तस्वीरों में कि अब जो भी लिस्ट सामने आ रही है कहीं भी विरोध इस तरीके से खुलकर नजर नहीं आ रहा है। जो नाम फाइनल हो चुका है वो सर्वमान है, उनके साथ समर्थन में चुनाव लड़ना है, उन्हें सपोर्ट करना है, तमाम चीजें नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है कि चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि नाम जैसे ही सामने आ रहा है उसके बाद एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है, और जो विरोध है वो सिर्फ देखने को नहीं मिल रहा, खुल के विरोध हो रहा है। और उनके जो कार्यकर्ता है, चाहे वो नेता है, वो नाम के साथ भी विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं और साफ साफ करते हैं कि ये नाम बर्दाश्त नहीं है। तो देखिए, ये बड़ी चुनौतियां, इसे संभालना होगा, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचा है, बहुत कम दिन का समय है, चुनाव नजदीक है। और अगर इस तरीके से जो भीतर घात है या अंदरूनी जो लड़ाई है अगर वो सड़कों पर नजर आएगी तो कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज कर सकती है। तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस से, सभी के लिहाज से अगर प्रदर्शन जारी रहेगा, इस तरीके से खुल के जो विरोध आएगा तो कहीं ना कहीं चुनाव में उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन यह है कि कांग्रेस किस तरह से इसे हैंडल करती है, ये देखने वाली बात है। आशीष, एक बार फिर से आपके पास लौट रही हूं। एनपी प्रजापति का नाम क्या मान रही थी कांग्रेस? पहले कुछ और नाम था क्या अब इसे तय किया गया जब ये माना जा रहा था कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या इतिहास रहा है इस नाम के पीछे? जी, पहली जो लिस्ट आई थी 144 प्रत्याशियों की, उसमें एनपी प्रजापति का नाम नहीं था। सिटिंग एमएलए और उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष, बावजूद नाम काट दिया जाना कहीं ना कहीं बड़ी खबर थी नरसिंहपुर जिले के लिए, प्रदेश के लिए। और उसके बाद फिर एक बार ये बात आई कि अगली लिस्ट आई है, अगली लिस्ट में रिप्लेस कर दिए गए शेखर चौधरी और एनपी प्रजापति का नाम आया। तो जो बीच में जो समय था 144 से 88 के बीच की, पहली लिस्ट से दूसरी लिस्ट के बीच का समय था, उसमें ये बड़ा जम के हल्ला उड़ा कि एनपी प्रजापति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, जल्दी शामिल हो सकते हैं। अब कैसा समीकरण होगा नरसिंहपुर का, प्रहलाद पटेल और एनपी प्रजापति साथ हो जाएंगे तो क्या होने वाला है? ये सारी बातों के बीच कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कांग्रेस पर कुछ दबाव बना है। और इसके बाद कल जो दूसरी लिस्ट आई है उसके बाद उन्हें रिप्लेस करके शेखर चौधरी को अलग करके एनपी प्रजापति का नाम घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सर्वे का मात है, सर्वे में क्या निकल के आया था कांग्रेस के, क्योंकि शेखर चौधरी जिस तरह से बात कर रहे थे कि हम सर्वे में टॉप आए हैं, सर्वे में मेरा नाम आया है, तब तो दिया गया है, जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है। लेकिन अब वो जनता का प्यार, जनता का स्नेह कांग्रेस कहां ले गई, कहां भूल गई, या सर्वे को दरकिनार कर दिया गया? क्या हुआ है? कांग्रेस की अंदरूनी बातें क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच इस बात को लेके बड़ा हुआ अपोह है और कहीं ना